हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के और किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं? सभी लोग जल्दी से आ जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। आज सेशन नंबर 91 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम्स को डेडिकेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशंस काफी पसंद आ रहे होंगे और बहुत मजा आ रहा होगा। तैयारी जबरदस्त करनी है क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तैयारी सिलेक्शन वाली रेलवे एग्जाम्स के लिए टारगेटेड सेशन नंबर 91। तो दोस्तों, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर एंड रीजनिंग लाइव शॉर्ट्स, इन दोनों ही चैनल्स को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम अपना सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, जिसका नाम है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, जिसका लिंक है t.me/रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल। इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ऐप जरूर दोस्तों, जी हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ साथ सभी कोर्सेस पर बहुत ही भारी डिस्काउंट दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, न्यू ईयर के ऑफर के तहत हम 20% का ऑफ तो दे रहे थे, लेकिन दोस्तों आप लोग आज से ही D20 की जगह D26 कोड का प्रयोग करके दोस्तों 26% का फ्लैट ऑफ ले सकते हो। जी हाँ, D26, क्योंकि 26 जनवरी यानी कि हमारा रिपब्लिक डे जो है दोस्तों, उसका ऑफर लाइव हो चुका है। तो आप D20 की जगह D26 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। 26 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर सभी कोर्सेज पर 20% नहीं 26% दोस्तों ऑफ मिलने वाला है। D26 कोड का प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। जी हाँ, चाहे अपना जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच हो, जो कि अभी नया स्टार्ट हुआ है 2024 के टारगेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, पुलिस, पटवारी, या फिर आपके रेलवे के एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर आरपीएफ का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जो भी आप लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं ना, उनको टारगेट करके एक बैच बनाया है जिसका नाम है जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच 2024, कंप्लीट थ्योरी 200 मॉक टेस्ट के साथ में, जो कि स्टार्ट हो चुका है। कोड फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, D20 की जगह आप D26 कोड का प्रयोग करिएगा, 26% का ऑफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरा बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा सभी टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, इसका प्राइस ऑलरेडी कम है और 26% का ऑफ है। D26 कोड का प्रयोग करेंगे, 26% ऑफ आपको मिल जाएगा। रेलवे को टारगेट किया हुआ रीजनिंग 3.0, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। अब की बार रेलवे पार, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो आप लाइव बैच ले सकते हैं, और अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। 26% का ऑफ मिल जाएगा D26। ठीक है ना, कोड आप लोग यूज करेंगे D26। अब बताओ, इस बैच का प्राइस ऑलरेडी 399 रुपए है, तो 100 रुपए तो वैसे ही कम हो गए, 298 कुछ रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। बिहार एसएससी और यूपी पुलिस को टारगेटेड बैच है। जीडी को टारगेटेड बैच की प्राइस ऑलरेडी कम है, 26% का ऑफ मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई साहब, टेस्ट मिल रहे हैं इसमें। एएलपी की टेस्ट सीरीज आपके लिए 100 सुपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट CBT 1 को टारगेट करके बनाई गई ये टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब है ना। जी हाँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ है भाई साहब इसके अंदर। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 200 मॉक टेस्ट अगर आपको डेडिकेटेडली सिर्फ रीजनिंग के चाहिए तो 125 रुपीज में आपको 200 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 150 मॉक टेस्ट 99 रुपीज में, एंड 100 मॉक टेस्ट 75 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। बुक्स आपके घर पर पहुंच जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, तो बुक को आप लोग बाय कर सकते हैं बुक्स वाले सेक्शन में जाकर, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर। इसके अलावा ये बैच जो कि एक जान है, यूं समझ लो आप, टॉपर्स बैच जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, और एक्सप्रेस बैच जो कि एएलपी को और साथ ही साथ आरपीएफ, टेक्नीशियन, टीटी, एनटीपीसी, ग्रुप डी को टारगेट करके बनाया हुआ ये बैच है। कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस सब कुछ आपको मिल जाएगा, और 100 फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑल सब्जेक्ट और सारे फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड है। कोड आपको बता ही दिया दोस्तों मैंने कि D26 कोड का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, कौन से कोड का प्रयोग करना है? D26, क्योंकि 20% नहीं 26% ऑफ है। ये कब तक के लिए है दोस्तों? ये आपका ऑफर है 26 जनवरी तक, करेक्ट है? तो अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके भाई, क्लियर है?
आरंभ बैच, अगर मैथ रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है, जीके जीएस वीक है, तो आप आरंभ बैच की तरफ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी ऐप पर मिलती हैं। ऐप का नाम है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप। और ये देखिए, पेड कोर्सेज, फ्री क्लासेस, वीकली टेस्ट, पेड टेस्ट सीरीज, बुक्स, ई पीडीएफ, डेली क्विजेज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे अप्लाई कूपन कोड मांगेगा। देखिए, अप्लाई कूपन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको D26 कोड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको 26% का ऑफ आपको मिल जाएगा। जी हाँ, 26% का आपको ऑफ मिल जाएगा। पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, बनाइए। वीकली टेस्ट वगैरह सब मिल जाएगा बेटा। सर इलेक्ट्रिशियन की मेरी ITI इलेक्ट्रिशियन से है, तो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप पेपर दे पाएंगे। ITI की भी है ना आपने, आप पेपर दे पाएंगे, है ना। जिन्होंने ITI नहीं की वो पेपर नहीं दे पाएंगे बेटा, ये फ़ायदा होगा आपको। बनाइए। देखिएगा इधर क्या लिख रहा है ये। सर टेक्नीशियन की पोस्ट दिला दो सर। अरे बिल्कुल आएगी यार, टेक्नीशियन की ALP से ज़्यादा आएगी टेक्नीशियन की, काहे टेंशन लेते हो। निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि PR की नानी है? PR की नानी है, ये कौन दर्शाएगा? देखिए, अगर P नानी है तो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये फीमेल कैंडिडेट होगी। और अगर ये फीमेल कैंडिडेट है तो पहले फीमेल को दर्शाने वाले सिंबल्स देख लो कौन से हैं। A इज मदर ऑफ B, यानी मदर फीमेल कैंडिडेट को दर्शाएगी। ये नहीं दर्शाएगा क्योंकि हैशटैग फादर को दर्शा रहा है। डॉलर जो है भाई, A इज बीज ब्रदर, A B का भाई है, ये भी ब्रदर को दर्शा रहा है, ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये सिस्टर, ठीक है, ये वाला होगा। तो इसका मतलब दो सिंबल हो सकते हैं, क्योंकि P अगर फीमेल है, नानी है, तो भैया फीमेल को दर्शाने वाले सिंबल ये हैं, यानी कि P के बाद या तो @ होना चाहिए या फिर P के बाद % होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया। तो P के बाद यहाँ हैशटैग है, हटा दो। P के बाद यहाँ हैशटैग है क्योंकि ये तो पुरुष सदस्यों को दर्शा रहा है। जो भी हमारा आंसर होगा भाई साहब, ये पुरुष सदस्य को दर्शाएगा, ये पुरुष सदस्य को दर्शाएगा। ठीक है, अब P के बाद या तो @ या फिर P के बाद % होना चाहिए। दो ही ऑप्शन ऐसे हैं आपके पास में, देखिए, एक तो B वाला और एक D वाला, जो फीमेल कैंडिडेट को दर्शा रहा है। ठीक है, आप कोई सा भी चेक कर लो, कोई सा भी, आप B वाला और D वाले में से कोई सा भी एक चेक कर लो। ठीक है, अगर B वाला मान लो सही है तो वही हमारा आंसर हो गया, D चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर B हमारा आंसर नहीं है तो 3 ऑप्शन फिर क्रॉस हो जाएंगे, तो चौथा वाला भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तब भी वो हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए मैं D वाले को अभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, P @ का मतलब है मदर, तो आप बोलोगे कि P मदर है Q की, और फिर Q मदर है R की। तो क्या P R की नानी हो गई क्या? जी हाँ, R की मम्मी की मम्मी कौन हो जाएगी दोस्तों? नानी हो जाएगी। करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर किससे आ गया? D वाले से आ गया। तो B वाले को अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, 3 ऑप्शन हमारे क्रॉस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक करिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी आंखें कान हैं, ऑल आईज आर ईयर, ऑल आईज आर ईयर, सम ईयर हैव लिप्स, कुछ ईयर लिप्स
रखते हैं या होठ हैं। देयर इज सम आई लिप्स, कुछ आंखें होठ हैं। क्या आंखें होठ हैं क्या इस डायग्राम में? नहीं है। देयर इज नो आई लिप, कोई भी आई लिप नहीं है। एक तरफ तो बोल रहा है कुछ आई लिप है, एक तरफ बोल रहा है कि कोई भी आई लिप नहीं है। अगर ये गलत तो ये सही, और ये गलत तो ये सही, क्योंकि भाई साहब ये आइदर और का केस बन रहा है। जिस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं हैं और वहाँ पर सम और नो का केस बन रहा है, ठीक है ना, तो वो केस किसका होगा? आइदर और का केस होगा, डेट मीन सी ऑप्शन। चलिए बनाइए दोस्तों फटाफट से, डू फास्ट। एक बच्चा बोल रहा है सेकंड फॉलो होगा, ओनली सेकंड बोल रहा है। अरे भैया जाग जा भाई, जाग जा, अभी भी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। इस गलतफहमी में आप कैसे जी सकते हो भाई? सर आपकी दया से मैं अभी पॉइंट्समैन की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। ओके अजमेर, बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर मिठाई विठाई तो आई नहीं आपकी हैं, फिर दूसरे वाला भी क्रैक करने के लिए आप तैयार हो? ALP टेक्नीशियन के लिए हैं। चलिए बनाइए, क्या आएगा? सम गर्ल्स आर प्लेयर्स, सम गर्ल्स आर प्लेयर्स, ऑल बॉयज आर प्लेयर्स, सम गर्ल्स आर प्लेयर्स, सम बॉयज आर प्लेयर, सम प्लेयर आर चैंपियन, सम प्लेयर आर चैंपियन। पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायग्राम में सारे एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। सम बॉयज आर गर्ल्स, क्या बॉयज गर्ल्स हैं क्या इस डायग्राम में? जी नहीं। सम बॉयज आर प्लेयर्स, कुछ बॉयज प्लेयर्स हैं क्या? जी हैं। देयर आर सम चैंपियन गर्ल्स, क्या चैंपियन गर्ल्स हैं क्या इस डायग्राम में? चैंपियन गर्ल नहीं है। देयर आर सम चैंपियन बॉयज, क्या चैंपियन बॉयज हैं क्या? जी नहीं, इस डायग्राम में भी चैंपियन बॉयज नहीं है। यानी आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, डेट मीन्स बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सी नंबर सीरीज आपको दे रखी है और जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। डू फास्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और दोस्तों जल्दी जल्दी से बताते जाइए। वेरी गुड। देखिए देखिए यहाँ पे लॉजिक चल रहा है इंटू 3 माइनस 4, 11 या 33 माइनस 8, फिर 25 या 75 माइनस 12। देख रहे हो आप लॉजिक? इंटू 3 माइनस 4, इंटू 3 माइनस 4, यहाँ भी चल रहा है इंटू 3 माइनस 4, सेम टू सेम इंटू 3 माइनस 4। तो ये लॉजिक हम लोग यहाँ भी लगाएंगे, इंटू 3 माइनस 4। तो आप इकाई वाला अंक ले लो ना, सिर्फ 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएंगे तो भाई साहब इकाई का अंक आपका 5 आना चाहिए। ये तो कहीं नहीं आ रहा यार। कहाँ गड़बड़ हो गई? सॉरी यार, अरे अरे अरे, ये 4 नहीं था, ये तो आगे वाले में 4 था सिर्फ। इंटू 3 माइनस 8 था ना यहाँ पे, इंटू 3 माइनस 12 था,
यहाँ पे 16, तो यहाँ 20 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो 3 तिया 9, इकाई अंक देखो क्या आएगा, 3 तिया 9, और 9 इसका इकाई अंक क्या है 0, तो भैया 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा ना, इकाई अंक 9 आना चाहिए। जी हाँ, एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इकाई अंक 9 है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया 499, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, मंथ का कोड देखिएगा, MONTH, मंथ का कोड दे रखा है TRSMY, ठीक है। सेम टू सेम आपसे प्लेस का कोड पूछा गया है कि प्लेस का कोड क्या बनेगा, चलिए बनाइए, क्या आंसर आएगा, डू फास्ट, चेक करके बताएं दोस्तों फटाफट से। देखिए सबसे पहले आपके पास में ये चीज़ जब दे रखी होती है तब आप कंपैरिजन कर रहे हो बाएं का बाएं से, आपको +7 दिख रहा है यहाँ, परंतु यहाँ +3 है। फिर N से S यहाँ तो +5 है। फिर T से M यहाँ तो -7 हो गया, और H से Y तो भाई साहब माइनस जो है आपके पास में 9 हो गया। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सेम लेटर के लिए सेम कोड दे रखा हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H आ रहा है तो उस वाले का उसमें H आ ही नहीं रहा। जब सारे पैटर्न फेल हो जाएं तो याद करिए मैंने आपको सिखाई है रामबाण विधि, पता है ना आपको, ठीक है। राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब रामबाण विधि यूज करने का भी समय आ चुका है। तो भाई साहब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप रामबाण विधि का प्रयोग करेंगे। रामबाण विधि में क्या होता है, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। जब आप लेटर्स की काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे 5 लेटर आ रहे हैं, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या होता है, मिड वाले लेटर का कंपैरिजन मिड वाले लेटर से करते हैं। आगे के 2 लेटर अलग कर देंगे, पीछे के 2 लेटर अलग कर देंगे, यानी कि आगे के 2 कोड अलग कर देंगे, पीछे के 2 कोड अलग कर देंगे। अब N से S 14 से 19, यहाँ पर तो हो रहा है भाई साहब +5। यहाँ पर देखो O से T और M से R हो, इसमें भी +5 ही रहा है, पर क्रॉस में। T से Y H से M हो, इसमें भी +5 ही रहा है, लेकिन क्रॉस में। तो भाई साहब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। अब मिड वाले का कंपैरिजन हमने किया, इसमें सिंपल सा +5 किया तो यहाँ पर F आ जाएगा, करेक्ट है। मिड में F रहना चाहिए, क्रॉस में इनको लेके जाएंगे और इनको भी क्रॉस में, क्योंकि इनके अंदर भी +5 होगा और इसके अंदर भी +5 होगा। तो 12 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17 पे आता है Q, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 पे आता है U, E में 5 जोड़ेंगे तो 10, यानी वहाँ बनेगा J, सही है। और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ आएगा H। तो ये आ गया आपका आंसर QUFJH, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बनाइए फटाफट से। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है, जबकि ये बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं। ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, कितने लोग हैं, अभी, बानू, चारू, देव, ईशा, कितने से लोग हैं, 5 लोग सारे ही हैं, ठीक है। सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक, बनाते हैं। अच्छा, इनको मिठाइयाँ भी पसंद हैं। इन 5 प्रेमियों को 5 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ पसंद हैं। मिठाई के नाम पर दे रखा है लड्डू, बर्फी, जामुन, कतली, पेड़ा। लड्डू, बर्फी, जामुन, कतली और पेड़ा। पेड़ा पसंद करने वाला रेखा के बीच में बैठा है, ठीक है भाई साहब। पेड़ा पसंद करने वाला रेखा के बीच में बैठा है, यानी लाइन के बिल्कुल मिड में बैठा है। कौन, पेड़ा पसंद करने वाला। जिसको पेड़ा पसंद है भाई साहब वो बीच में बैठा है। या तो चारू या बानू छोर पर बैठे, ठीक है। कौन से छोर पर ये नहीं बोला उसने, या तो बानू या फिर चारू, उसने बोला है छोर पर बैठे हैं, पर कौन से छोर पर, इधर या इधर क्लियर नहीं है, ठीक है। बानू को लड्डू पसंद है और देव किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। चारू जिसे बर्फी पसंद है जामुन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जिस व्यक्ति को जामुन पसंद है वह रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, और अभी को जामुन और कतली पसंद नहीं है। तो ठीक है भैया, एक से ज़्यादा केस हम लोग लेके चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले बाएं से ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई साहब इसको बना लेते हैं। ये तो व्यक्ति हो गया पेड़ा पसंद करने वाला, ठीक है ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पेड़ा पसंद करने वाला रेखा के बीच में बैठता है, या तो चारू या बानू छोर पर बैठे हैं, ठीक है, या तो चारू या बानू छोर पर बैठे हैं, करेक्ट। तो मान लो एक बार हम लोग बानू को ले लेते हैं, ठीक है, एक बार बानू को ले लेते हैं और एक बार चारू को ले लेते हैं इस छोर पर। हो सकता है उधर वाले छोर पर हो, हमें नहीं पता, हम अभी बाएं तरफ ले रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए मैं बाएं तरफ ही ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, कि या तो चारू या फिर बानू बाएं छोर पर बैठे हैं सपोज करो, ठीक है। बानू को लड्डू पसंद है, बानू को पसंद है दोस्तों लड्डू, ठीक है, बानू को लड्डू पसंद है, ठीक है। और देव किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, देव किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, देव बीच में आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लास्ट वाली जगह पर जो है नहीं आएगा देव, ठीक है, करेक्ट है। आगे दे रखा है चारू जिसे बर्फी पसंद है, ये लो चारू इसे पसंद है बर्फी, ठीक है, चारू को पसंद है बर्फी। यह जामुन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा था भाई साहब, कौन, चारू, जिसे बर्फी पसंद है, जामुन के बाएं तीसरे स्थान पर, इसका मतलब भाई साहब जिसको जामुन पसंद है उसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, करेक्ट। यहाँ पर अभी नहीं आया। चलिए अब देखिएगा, अगर इस हिसाब से मुझे चारू और जामुन के बीच में रिलेशन निकालना होता तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब आप दिमाग लगाइए 100%, फिर इसका मतलब जामुन यहाँ आता, इस ऊपर वाले केस के हिसाब से जामुन यहाँ आता, जामुन का बायां पहला दूसरा तीसरा, इस जगह कौन आती, फिर चारू आती। चारू जिसे बर्फी पसंद है, ये मैंने बना दी बर्फी, चारू जिसे बर्फी पसंद है वह जामुन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी, चारू जिसे बर्फी पसंद है वो जामुन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी, ठीक है। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति को जामुन पसंद है वह रेखा के अंतिम छोर पर है, पर ये तो रेखा के बीच में आ रहा है, तो नीचे वाला केस तो कर दो रॉन्ग, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जिसे जामुन पसंद है वह रेखा के अंतिम छोर पर आ गया भाई साहब, लास्ट वाली पोजीशन पे आ चुका है। अभी को जामुन और कतली पसंद नहीं है, किसको, अभी को, अभी को जामुन और भाई साहब यहाँ आ गया कतली, सही है, ये एक ही जगह बच रही है कतली के आने की, तो उसने बोला कि अभी को ना तो जामुन और ना ही कतली पसंद है, इसका मतलब अभी यहाँ आएगा, अभी को ना तो जामुन और ना ही कतली पसंद है, ठीक है। अब पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग से क्या था। पेड़ा पसंद करने वाला बीच में बैठा है, या तो चारू या बानू छोर पर बैठे हैं, बानू को लड्डू पसंद है और देव किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, देव किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी देव यहाँ आएगा। और भाई साहब कौन सा व्यक्ति बच गया, जल्दी से बता दो, अभी तक ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, ईशा, ईशा अभी तक नहीं आई थी, तो ये लीजिए ईशा यहाँ पर आ गई और ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों डेफिनेटली, और हो सकता है एक से ज़्यादा प्रश्न दे दे। तो बोल रहा है कतली किसे पसंद है, तो कतली भाई साहब देव नामक व्यक्ति जो है ना इसको पसंद है, तो आपका आंसर आ गया देव, ठीक है। अब देखिए एक से ज़्यादा प्रश्न दे दिए ना। चारू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, चारू के दाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर ईशा बैठी है, चारू के दाएं तीसरे स्थान पर ईशा बैठी है, और ईशा को क्या पसंद है, जामुन, तो उसने लिखा है हु लाइक्स जामुन, जिसे जामुन पसंद है ना वो भाई साहब चारू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी। तो दोस्तों जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं ना, आजकल सिनेरियो बदल गया है। मैं आपको बताऊं, एनटीपीसी का पेपर हुआ ना तो उसके अंदर एक अरेंजमेंट दी थी उसने और उससे संबंधित 3 प्रश्न दिए थे। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने अरेंजमेंट बनाया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 मिनट में बनाया, परंतु अगले 10 सेकंड में वो तीनों प्रश्न कर सकता था ना। आप ये सोचिए, कॉम्प्लिकेशंस तब हो जाती हैं जब एक अरेंजमेंट से संबंधित एक ही प्रश्न देता है, परंतु अगर एक अरेंजमेंट से संबंधित एक से ज़्यादा प्रश्न दे दिए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। समझो आप इस चीज़ को, ये ज़्यादा नंबर दिलाएगा आपको और बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बनाइए। अब इस सीरीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें तो ये सीरीज कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले आपके दिमाग में पिक्चर आएगी कि यार गैप देख लेते हैं। जब आपने गैप देखा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14 का गैप आ रहा है, परंतु यहाँ पर आप देखें तो फिर आपका प्लस जो है 21 का गैप हो गया। फिर आप लोग यहाँ पर देखें तो -14 का गैप हो गया। फिर आप लोग आगे देखें तो आपके पास +21 का गैप हो रहा है, ठीक है। देखिएगा 73 से करेक्ट, तो आपको दिखा -14, फिर आपने देखा +21, फिर आपने देखा -14, फिर आपने देखा +21, तो वापस से आएगा -14,
-14 आएगा तो 173 आपका आंसर आ जाना चाहिए। करेक्ट, ये आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। चलिए बनाइएगा दोस्तों। श्रृंखला में आने वाली उपयुक्त आकृति क्या होगी आगे? चलिए बनाएं। क्या आएगा? देखिए ऐसा लग रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको। अगर इस सीरीज़ को समझना चाहें दोस्तों हम, तो हम लोग डेफिनेटली समझ सकते हैं कि आगे क्या आएगा। पहले तो टी को देख लें। अगर इस टी का ये वाला पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाया जा रहा है इस प्रकार से, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए ये यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, फिर अब ये ऊपर वाले पॉइंट पे आ गया देखिए, फिर अब ये इधर वाले पॉइंट पे आ गया देखिए, फिर अब ये इधर वाले पॉइंट पे आ जाएगा, ये आ गया। अब फिर ये इधर वाले पॉइंट पे आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रकार का शेप बनेगा, पहली बात। तो इन दो शेप्स को तो हटा दो भाई साहब, सही है, करेक्ट है। अब इधर देखना, वी और यहाँ पे आ गया टी। इस वाले फिगर को एक बार देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पे क्या बना रखा है इन्होंने। सही है यार, ये तो तीर ही बना रखा है यहाँ पे। ये एरो है दोस्तों, ये एरो है, एरो ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लें, देखिए वी यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका मैं, देखिएगा वी तिरछे में ऐसे, फिर टी तिरछे में ऐसे चला गया, फिर पी तिरछे में ऐसे चला गया, सी तिरछे में ऐसे चला गया। तो इसका मतलब भाई साहब एन रहेगा, है ना, एन तो रहेगा ही भाई साहब, करेक्ट है कि नहीं है? एन तो भाई साहब रहना ही है, ठीक। एन तो ऊपर रहेगा ही। तो जब अगर एन ऊपर रहेगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, या तो टी ऊपर आ रहा था ना, देखिए क्रॉस में जा रहा है, वी टी पी सी तो एन। अब यहाँ पे नई चीज आ गई, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों? डी ऑप्शन, परफेक्ट ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से बनाएंगे। स्क्रीन का जल्दी से दर्पण छवि ज्ञात करके बताइए कि क्या आंसर बनेगा। दाईं तरफ हमने लगा दिया है दर्पण, बनाइए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? एन। फिर ई इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। फिर क्या बनाओगे आप इसके बाद? आर। फिर क्या बनेगा? सी। और फिर क्या बनेगा दोस्तों? एस। सही है। तो यानी एस सबसे लास्ट में होना चाहिए ना, तो एस सबसे लास्ट में तो इसी में है, और तो किसी में था भी नहीं, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे हम इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में ऐसे लिखा हुआ है, अब्यूज को ABUS, अब्यूज को लिखा हुआ है ZYFHV, साथ ही साथ इंसल्ट। SZ -1 -3 U और F तो अच्छा, ये तो एक दूसरे के अपोजिट ही हो रहे हैं, माइनस वाइनस कुछ नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए ए का अपोजिट Z, B का Y, U का F, S का H, E का V। तो इंसल्ट में क्या होगा दोस्तों? I का R, N का क्या बनेगा? M, S का क्या हो जाएगा? H, U का क्या हो जाएगा? F, L का अपोजिट और T का अपोजिट जो है दोस्तों G हो जाएगा, करेक्ट है। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पैथोलॉजी संबंधित है दोस्तों रोग से,
ठीक है, तो कौन संबंधित होगा? पेंटोलॉजी। पेंटोलॉजी से कौन संबंधित होगा? बनाइए, देखते हैं आपको साइंस की कितनी नॉलेज है। क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल, साइंस की एक ब्रांच है जो कि रोगों से संबंधित है, वो क्या कहलाती है? पैथोलॉजी। तो जीवाश्म। पेंटोलॉजी किससे रिलेटेड होती है दोस्तों? जीवाश्म से संबंधित होती है ना, नाम से ही पता लग रहा है यार, सोचने की जरूरत ही नहीं। फॉसिल्स, जीवाश्म से संबंधित जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? पेंटोलॉजी में होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बी एम और ए की माँ है। ये बी है, ये माँ है किसकी? एम और ए की दोस्तों। जेड ओ का सन इन लॉ है और वाई का पति है। वाई ए की बहन है। लो भाई साहब, वाई जो थी वो ए की बहन थी, और के बाद वाला सेंटेंस किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। और जेड वाई का पति था भाई साहब। जेड जो था वो वाई का पति था, और जेड ओ का सन इन लॉ है, दामाद है। तो भाई साहब इसका मतलब इसकी शादी ओ से हुई है और ये हस्बैंड वाइफ है। तो हो गया ना, जेड ओ का दामाद हो गया, अर्थात सन इन लॉ हो गया, बेटी का पति। आगे है बी ओ से किस प्रकार से संबंधित है? तो बी ओ की कौन हो जाएगी दोस्तों? पत्नी हो जाएगी। बी ओ की कौन हो गई? पत्नी, वाइफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पास में, चलिए जल्दी से बनाइए। कुल वर्गों की संख्या कितनी है? डू फास्ट दोस्तों, ज्ञात करें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न को करना तो बड़ा ही आसान है। आपने सममित आकृति पढ़ी है। देखिए, सबसे पहले आप डिजाइन मत बनाइए, आप उसके अंदर का जो पोर्शन है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, इधर से 1 2 3, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं नंबर दे देंगे क्योंकि सममित आकृति सिमेट्रिक फिगर है। फिर आप क्या करते हैं? वन साइडेड नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। अगर सिमेट्रिक फिगर है, रो इक्वल टू कॉलम दिया है, तो उसमें वर्ग निकालने का सीधा सबसे बेस्ट तरीका होता है, बिना टेंशन लिए आप सभी का स्क्वायर करके जोड़ दें, तो 14 तो यही आ गए। ठीक है, 14 तो यही हो जाएंगे। अब इस 14 के बाद दोस्तों ये वाला देखें, ये 15 और ये कौन सा हो गया? 16। क्या ये कोई वर्ग बना रहा है? क्या ये इनटू कोई वर्ग बना रहा है? जी नहीं, ये 2 वर्ग और निकल के आएंगे, तो 14 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, सभी लोगों का करेक्ट है क्या भाई साहब? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कितने समकोणीय अर्थात त्रिभुज बनाए जा सकते हैं भाई साहब? इसमें कितने त्रिभुज हैं यानी त्रिकोण है? तो कहाँ दिक्कत आ रही है भाई साहब? कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए इस प्रकार का शेप बन रहा है। सबसे पहले तो एक बंद आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या अगर 1 2 3 4 या 4 से अधिक हो तो आप उसका दुगना कर देते हो, तो भाई साहब 8 तो यही हो गए। 8 के बाद ये वाला इधर बन रहा है एक ऐसे निकल के, सही है, तो इधर वाला अलग बन जाएगा, तो 9 हो जाएंगे, और उससे बड़ा तो कोई है भी नहीं फिर। चलिए नेक्स्ट, कितनी सीधी रेखाएं हैं जल्दी से बता दो। इम्पोर्टेंट मज़ेदार प्रश्न, ये आप लोग नहीं करते हो आखिर अक्सर। सीधी लाइन की बारी आती है तो धराशायी हो जाते हैं हम लोग। कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं इसके अंदर आपको बताना है। कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं बनाएं। देखिए सीधी रेखाएं अगर काउंट करनी है तो सबसे पहले तो ये वाली लाइन देखो, 1 ये 2 ये 3 पूरी, ये पूरी यहाँ तक गई 3। फिर इधर वाली है ये 4, इधर वाली है 5, नहीं सॉरी ऊपर वाली नहीं गिनेंगे, 6 नहीं गिनेंगे क्योंकि ये पूरी 3 में आ गई। 3 के बाद ये इधर वाली 4, इधर वाली 5, फिर ये इधर वाली 6 ये वाली, और फिर ये इधर वाली ये 7, उसके बाद ये इधर वाली ये 8,
और ये इधर वाली ये 9, ये वाली लाइन, ठीक है। तो देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लाइनें हैं यहाँ पर। कितनी लाइनें गाइस? 9। कुछ लोग 7 गिन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फिगर को कंप्लीट करिए जल्दी से फटाफट से। इस फिगर को कंप्लीट करके बताइए दोस्तों क्या आएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं पहले ही, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। ये इस प्रकार से और ये भाई साहब ऐसे इधर, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये लीजिए, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे भाई साहब, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18। नारंगी रंग के विपरीत रंग कौन सा है दोस्तों? नारंगी रंग के विपरीत पूछ रहा है। नारंगी रंग तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, इसका मतलब कॉमन वाले के अपोजिट। जो रंग दिखाई नहीं देता वो हमेशा कॉमन वाले के अपोजिट होता है। और दोनों पासों में अगर आप कॉमन वाली फलक देखें तो वो कौन सी है? ब्लू। हमें नारंगी रंग के विपरीत पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि जो कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा वो हमेशा उस फलक के विपरीत होता है जो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। तो ब्लू वाली फलक के विपरीत आएगा ऑरेंज कलर। ये पता है ना, भूल तो नहीं गए? फटाफट से जल्दी जल्दी से बताइए तुरंत। नंबर सीरीज दोस्तों क्या आएगा? नंबर सीरीज क्या आने वाला दोस्तों? 14 दूनी 28 इंटू 2 + 3, फिर यहाँ पर 31 दूनी 62 इंटू 2 - 3, फिर 59 इंटू 2 118, वापस से इंटू 2 + 3, फिर आगे इंटू 2 - 3, फिर आगे इंटू 2 + 3 करेंगे। इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 और 3 कितना होता है? 11। इकाई का अंक 1 होना चाहिए, परंतु भाई साहब वहाँ पे इकाई के अंक 2 बार आ रहे हैं, 1 1, तो पूरा ही निकाल लेंगे। 200 दूनी 400 हो गया, करेक्ट है। 30 दूनी 60 हो गया, तो 460, 9 दूनी 18 हो गया, 478 + 3, ये आ जाएगा 481। कैलकुलेशन स्पीड पे दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा। केन्या का जल्दी से बताएंगे दोस्तों फटाफट से। ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, और इस मिरर के बाद में किस प्रकार का शेप बनेगा? देखिए ए, फिर वाई तो वाई ही रहेगा, एन, और फिर ई बन जाएगा इधर, और ये के, करेक्ट, सही है। देखिएगा ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, इसको देख सकते हैं आप, AYNEK, ठीक है, AYN। ई यहाँ पर सीधा का सीधा है, ये रॉन्ग, कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, बनाइए।
बनाइए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में जिनको दिक्कत आती है? एक बिल्कुल बेसिक और शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ लेडी सेड, एक लड़की की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, ये वो लड़की है अर्थात ये फीमेल कैंडिडेट होगी, इसकी तरफ एक औरत देख रही है तो ये भी एक फीमेल कैंडिडेट होगी। ध्यान से देखना, एक लड़की को दर्शाते हुए एक औरत कहती है, बात किसके बारे में हो रही है? इस लड़की के बारे में। बोल कौन रही है? ये औरत। अब ये औरत क्या बोल रही है उस लड़की की तरफ इशारा करके? कि वह मेरे माता, ठीक है ना। देखिएगा क्या बोला, ये लड़की, ये वो औरत, ये बोल रही है इसकी तरफ इशारा करके कि वह मेरी माता। अब इसकी माता तो ऊपर वाली जनरेशन में होगी ना, मेरी माता की माता, यानी कि मम्मी की मम्मी नानी हो गई। क्या बोल रही है औरत? वह मेरी माता की माता के बेटी की बेटी के बेटे की बेटी है। ध्यानपूर्वक पढ़ना कि वह, देखिए, शी इज माई मदर्स मदर्स ओनली डॉटर्स सन्स डॉटर। देखना क्या बोला, वह मेरी माता की बेटी, ये बेटी की बेटी की बेटी के बेटे की बेटी है। ये स्ट्रक्चर यहां खत्म हुआ इस जगह पर। पढ़िए क्या बोला, कि वह लड़की मेरी माता की बेटी के बेटे की बेटी है। ये स्ट्रक्चर यहाँ खत्म हुआ, यानी ये वाली औरत और ये लास्ट जहाँ पर स्ट्रक्चर खत्म हुआ है वो दोनों एक ही हैं। ये लड़की मैंने यहाँ बना दी, ठीक है, ये वो लड़की है। तो लड़की औरत से कैसे संबंधित है? औरत के बेटे की बेटी कौन हो जाएगी दोस्तों? पोती हो गई, अर्थात कि वो लड़की उस औरत की कौन हो जाएगी दोस्तों? पोती हो जाएगी। पोती हो जाएगी तो आप उसको क्या बोलोगे? ग्रैंड डॉटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई समझ में आया सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं काफी। जी और एन के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। जी ये रहा, एन वो रहा, दोनों में कॉमन कौन है स्टेटमेंट्स में? डी। यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है। सबसे पहले तो जो बराबर होते हैं वो एक ही होते हैं, उनको एक ही कर दो, ठीक है। अब भाई साहब सबसे पहले हमें जी और एन के बीच में रिलेशन चाहिए, थोड़ी अक्कल लगाओ। ये देखिए, ये ब्रेक पॉइंट हो गया है ना, चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं। ये कह रहा है एल बोल रहा है कि मैं जी से बड़ा हूँ, ये कह रहा है कि भाई साहब एल जो है ए से बड़ा है, डी से बड़ा है। तो इसका मतलब बाएं तरफ वालों का दाईं तरफ वालों से कोई रिलेशन नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हो कि जी का डी से कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं। परंतु वो कह रहा है कि डी बड़ा है एन से। अरे भाई, जब जी का रिलेशन डी से ही नहीं है तो इसका मतलब जी का रिलेशन एन से भी नहीं होगा, चाहे वो आपस में कितने ही बड़े और छोटे हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब एल और एन के बीच में रिलेशन पूछा है भाई साहब, ये रहा एल, ये रहा एन। तो एल का डी से रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि एल बड़ा है किससे? एल बड़ा है डी से। डी बराबर सिर्फ ए के साथ है, परंतु एल बड़ा है ए से, ए बड़ा है डी से, तो एल बड़ा होगा डी से। अब यहाँ पर डी और एन के बीच में रिलेशन क्या है? आई और एन तो बराबर ही है, एक ही चीज़ है, तो डी आई से भी बड़ा है, डी एन से भी बड़ा है। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हो कि एल का एन से रिलेशन ये बनेगा कि एल बड़ा है एन से। करेक्ट। अब एल का वो एम से रिलेशन पूछ रहा है भाई साहब, एल का एम से रिलेशन पूछ रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन कौन है उसको पकड़ो। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम रिलेशन निकालेंगे एल का ए से। एल का ए से रिलेशन ये है कि एल बड़ा है ए से, और ए का वाई से, सॉरी एम से रिलेशन क्या होगा? ए का एम से रिलेशन ये है कि भाई साहब ए से बड़ा और बराबर है एम, ठीक है ना। देखो ए से बड़ा और बराबर कौन है? एम है। अब वापस दोनों में चिन्ह परिवर्तित हो गए, ब्रेक पॉइंट हो गया, चिन्ह उल्टे हो गए, तो एल का एम से कोई रिलेशन नहीं होगा मित्रों, ठीक है। करेक्ट है, आंसर कौन सा बनेगा? सेकंड फॉलो। तो कर लोगे क्या इस तरीके के प्रश्न, ये बता दो जल्दी से।
सबसे पहले थम्स अप करके, दिल से लाइक करके दोस्तों ये बता दो कि यस सर, हाँ सर, कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न, कर लेंगे भाई। चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलते हैं। GLQV के बीच में रिलेशन देखिए। G से Q +10, 12 से 22 +10। तो अगर यहाँ पर भी +10 ही करते हैं तो 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14, 14 पे आता है N। 13 में 10 जोड़ेंगे तो 26, 26 पे आता है दोस्तों, है ही नहीं भाई साहब, सॉरी 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे आएगा W। तो NW इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। लीजिए अगला प्रश्न। ब्यूटिशियन पार्लर में काम करता है, तो मैकेनिक कहाँ पे काम करेगा? मैकेनिक भाई साहब गैराज में काम करेगा, सीधी सी बात है ना, सही है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों फटाफट से। चलिए बनाइए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, क्या आएगा? अब देखिए ये वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा दुखदाई हो जाते हैं बहुत सारे बार। कभी कभार ऐसा लगता है बच्चे सिर्फ संख्या को देखकर छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान प्रश्न। 4 + 2 + 3 + 2 आप जोड़ के देख लो इनको, 6 और 5 कितना हो रहा है? 11। सेम टू सेम 1 + 2 + 9 + 1, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। करेक्ट है। अगला देखो, P से T, गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है +4 हो रहा है। T से H, T से H 6 और 8, यहाँ पर तो 14 हो रहा है। फिर ये तो कुछ लॉजिक नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ये पूछो। ओहो क्या बात है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। भैया मजा आ गया ना। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि सीरीज चल रही है, जी नहीं, सीरीज थोड़ी ना निकालनी है हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ये 16 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 8 पे आता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देख लें। ये 24 पे आता है और ये 18 पे आता है। तो ये सारे तो समूह से संबंधित हो गए भाई साहब। कैसे? क्योंकि ये /4 हो रहा है, परंतु ये /4 नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? R इज डिफरेंट। चलिए अगला बनाइए। K और E के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये दोनों तो एक ही हैं, एक ही है ना। ये E ये रहा, K ये रहा। इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा? E बड़ा है K से। जी बिल्कुल, E बड़ा है K से। क्या E बड़ा है A से? जी हाँ, E बड़ा है A से। ये भी सही है। आंसर बनेगा बोथ फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट। ऑप्शन से सही कर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड आएगा इसका, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट आगे बनाएंगे दोस्तों। दिखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि +9 हो रहा है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो +27 हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर हो रहा है आपके पास में 13 में से 5 जाएगा तो 8 81। तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है। तो अगला आएगा 3 की पावर 5 यानी कि 243। ठीक है, 3 2 5, 4 3 7 और ये 375 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अगला देखिए। अब दोस्तों इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 90% लोग धराशायी हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को करते समय 90% लोग धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको 5 आकृतियां दे रखी हैं और आपको बनाना है संपूर्ण वर्ग। अब ये खेल है आपके दिमाग का, आपके IQ पावर का। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये सिलेबस में आएगा, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। इस तरीके के प्रश्न जनरली आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है जनरल इंटेलिजेंस, कि आप आम तौर पर कितने इंटेलिजेंट हो, कितना जल्दी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, सोच समझ के।
इन 5 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन से चुनने हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, मतलब 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन में 3 ही आकृतियों का यूज़ करके आपको वर्ग बनाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाली आकृति लेता हूँ मैं। ठीक, जी बिल्कुल, देखिएगा इधर, पहली वाली आकृति ये है। अब अगर इस पहली वाली आकृति पे दूसरी वाली आकृति में रख दूं, इस पहली वाली आकृति पे अगर भाई साहब दूसरी वाली आकृति रख दी जाए, यानी इस टाइप का कुछ शेप है, पहली वाली आकृति, उस पे मैंने रख दी दूसरी वाली आकृति, तो तीसरी वाली आकृति अब आप देख सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी अक्कल लगाओ, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। घुमाव वाली आकृतियाँ तो कहीं है ही नहीं, सीधी सीधी लाइनों वाली। भाई साहब इसमें देखो कर्व दे रखा है, जबकि यहाँ पे पूरा क्या है, प्रॉपरली लाइन्स है। तो पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, तीनों को अगर जोड़ दें तो प्रॉपर आप स्क्वायर बना सकते हो भाई साहब। एक क्या बना सकते हो, प्रॉपर एक स्क्वायर बना सकते हो। तो 1 2 3 ही आंसर होगा। तो अभी ये देखिए, सोचना पड़ेगा, वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इनमें बड़ा मजा आता है इन प्रश्नों को करने में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला देखेंगे क्या आने वाला है दोस्तों। z से n +14, फिर यहाँ लिख रहा है +4। अरे भाई साहब फिर ये क्या है, r से p -2। इस टाइप का तो कुछ लॉजिक नहीं है, आपस में ही देखना पड़ेगा। z से w, w से t। देखिए 2 तरीके के लॉजिक होते हैं ना, या तो पहले लेटर का कंपैरिजन करें या आपस में ही कंपैरिजन करें पहले। जैसे ये -3 -3, NKH तो -3 -3, ROL -3 -3, PMJ -3 -3, YWU -3 -3। ठीक है, अब इनमें आपस में देखो रिलेशन, T और N -6। यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि ये हो रहा है -6। H से R +10, L से P +4। पता नहीं क्या चल रहा है भाई साहब। -16, सॉरी -15 हो रहा है, +15 हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। है मित्रों, कोई बात नहीं, पहले -3 तो देखें एक बार। चलो -3 तो है ना, उसको तो देख लें। नहीं -3 भी नहीं है यार, लास्ट में देखो y। अच्छा कौन सा समान नहीं, ओहो यार, फिर से मैंने सीरीज वाला कर दिया। प्रश्न को भाई साहब ढंग से पढ़ लेना, आंखें खोल के ही पढ़ लेना, क्योंकि वास्तव में दोस्तों डेंजर प्रश्न ही है। इस प्रश्न के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई साहब कौन सा समान नहीं है। ठीक है ना, कौन सा समान नहीं है वो इसने ये पूछा है। तो यहाँ पे -3 -2 है, ध्यान से देख लें। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तो -2 बाकी सब में -3 है, लेकिन इसमें देखो आप -2 है, W के बाद XY, U के बाद VW। तो इसका मतलब YWU वाला डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसमें -2 है। बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया, क्योंकि ये हैबिचुअल नहीं है ना। अपन लोग क्या अक्सर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन मार्क वाली, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट कौन सा है, कौन सा इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, ये पूछा गया। ठीक है, करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। सबसे पहले तो दिल से लाइक कर दें भाई साहब फटाफट से। ठीक है, करेक्ट है, दिल से लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल के नाम से है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब ज़बरदस्त फ्री टेस्ट और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ और जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ यूँ है कि ऑफ़र को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और ऑफ़र चालू हो चुका है। D26 कोड का प्रयोग करके आप लोगों को 26% का ऑफ मिलेगा। 20% नहीं, कितना, 26%।
तो आप लोग अगर बैठे हो कि प्राइस कम हो इस भरोसे, तो बढ़िया मौका आपके पास में है। 26 जनवरी के बाद किसी भी तरीके का कोई ऑफर, कोई त्यौहार कुछ नहीं है, फिर आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। D26 कोड का प्रयोग करेंगे और 26% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है आपको। जी हाँ, कितना? 20% का नहीं, 26% का, चाहे आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लें। D26 कोड का प्रयोग करेंगे, 26% का फ्लैट ऑफ सभी कोर्सेज पर, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, न्यू A to Z, चाहे रीजनिंग फाउंडेशन बैच हो या नया जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच जो 2024 के एग्जाम्स के लिए टारगेट करके बनाया गया है, उस पर भी बढ़िया मौका आपके पास में है, बेहतरीन। ठीक है, कोड आपको बता ही दिया दोस्तों मैंने, बात समझ में आ गई? क्या कोड का प्रयोग करना है? D26, आपको D26 कोड का प्रयोग करना है। ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी 26% मिलेगा। ठीक है भैया, क्लियर है? तो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी, चाहे रिकॉर्डेड बैच हो, चाहे लाइव बैच हो, या रेलवे का डेडिकेटेड बैच हो, या रेलवे का रिकॉर्डेड बैच हो, सभी कोर्सेज पर 20, बिहार SSC हो या GD हो, सभी पर 26% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है। ALP की टेस्ट सीरीज दोस्तों लगाना चालू कर देना अगर आपकी तैयारी है, और नहीं है तो थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, 100 सुपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 199 रुपीज़ में, लेकिन अगर रीजनिंग के सिर्फ टेस्ट चाहिए तो 125 रुपीज़ में आपको 200 मॉक टेस्ट, 150 मॉक टेस्ट 99 रुपीज़ में, 100 मॉक टेस्ट 75 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। बुक आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, फिर बाद में मत कहना कि सर बुक क्यों ख़त्म हो गई, दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी बढ़िया मौका आपके पास में है, दोनों को ही मिक्स करके एक ही बुक बना दिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये लें और ये लें। एक ही बुक लें आप लोग बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों में ही बढ़िया और अल्टीमेट लेवल के हैं। ठीक है, तो 100 सेट वाली ये बुक आपके पास में अवेलेबल है, बुक्स वाले सेक्शन में जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर्स बैच दोस्तों 26% के ऑफ के बाद तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हो जाएगा आपके पास में। 1999 की जगह कुछ 1400 कुछ रुपए में ही दोस्तों आपको सारे ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे भाई साहब, हैं? 1400 कुछ रुपए में तो आपको सारे ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे मित्रों। करेक्ट है, कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, 100 फुल एंड टेस्ट, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट स्टैटिक, GK, GS, इंग्लिश सब मिल जाएगी। ये SSC वालों के लिए था, ये रेलवे वालों के लिए है दोस्तों। D26 कोड का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना? करेक्ट है, क्या कोड यूज़ करना है? D26 कोड का प्रयोग करना है, 20% की जगह 26%। अपने सारे दोस्तों मित्रों को बता दीजिएगा, हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि हम लोग भी सफल हों, हमारी भी पीढ़ी आगे बढ़े और हमारे भी खानदान में हमारा नाम हो। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? तो अपने सपनों को पूरा करिए, जम के मेहनत करिए। ये सारी चीज़ें अपनी ऐप पर मिल जाएंगी दोस्तों। ऐप का नाम है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप, जाकर इंस्टॉल कर लो। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, अगर अपनी ज़िंदगी को वास्तव में दोस्तों आपको सही ट्रैक पर लेकर आना है, तो आप लोग जाइए अपनी ऐप को डाउनलोड कर लें, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप। न्यू स्टूडेंट रजिस्टर कर ले, पेड कोर्स पे क्लिक करें, सारे कोर्सेज आ जाएंगे। जो भी कोर्स चाहिए उसके बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करना है, और आप लोगों के लिए D26 कोड का प्रयोग करने के बाद 26% का ऑफ आपको मिल जाएगा। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप चलाते हैं। 9602514332 ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइल ऑलवेज। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन मज़ेदार लगा हो तो दिल से लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।